नमस्कार सभी को। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फाइनली जो आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है और पेपर टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा डाला हुआ था। एक बैलेंस्ड पेपर था। जो पिछली बार हुआ था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा पेपर डाला है और डिसेंट पेपर है। ऐसा पेपर की आप उम्मीद बिल्कुल रखते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें लगभग जब मैंने एनालाइज़ किया है पेपर को तो लगभग ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड पे रख सकते हैं, जो कि बिना पढ़े हुए आप नहीं कर सकते हैं। और मैं भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और इसमें मैंने कुछ एक कटिंग भी डाली हुई है जिसमें मैं आपको दिखाता चलूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहाँ से लिया है। तो पहला सवाल आपसे पूछा हुआ था, हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी आंसर की। इसके बाद हम बात करेंगे जो कट ऑफ वगैरह होगी वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द ईयर 2025। तो इसमें देखिए आपको दो ऑप्शन में तकलीफ हुई होगी, पहला तो लंदन और दूसरा ढाका। पर इसका जब मैंने चेक किया है तो यूएन बर्ड सिटी रिपोर्ट और बर्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर जकार्ता आ रहा है, इंडोनेशिया यानी कि। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। अब इसमें नक्शा तो आपको पता है कि है ही, लैंड स्टेक वगैरह, और नक्शा का जो भू नक्शा है उसके थ्रू तो हम अपनी खसरा खतुन्नी वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो इसमें तो कोई परेशानी होगी नहीं। लैंड स्टैक और जो आपका UR प्रो कार्ड है, इसमें ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर सी हो सकता है। पर जो UR प्रो या UR प्रो कार्ड है ये आपका, इसकी फुल फॉर्म है अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से लैंड रिकॉर्ड से संबंधित ही है। तो इसका आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है वो डी होना चाहिए। बाकी आंसर की पर डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट क्या आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इजी क्वेश्चन था, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। GV मवलांकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टफ क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। इसमें जो पहला है ये तो सबको पता है कि हीरा लाल जेकानिया जो है वो पहले नंबर पे आएंगे। पर ध्यान यहाँ पर आपने क्या देना था कि ऑप्शन 2 थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। इसमें जो नंबर 1 है जैसे कि हीरा लाल जेकानिया और आपका नंबर 2 M पतंजलि शास्त्री, ये दोनों सही है। ये फर्स्ट और सेकंड चीफ जस्टिस थे भारत के। उसके बाद जो आपके BP सिन्हा ये 6 थे, ये भी आपका सही है। K सुब्बाराव यहाँ पर गलत है, और ये 1965 के आसपास रहे हैं, और हिदायतुल्ला जो है वो 1970 के आसपास रहे हैं। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है A। 1, 2 एंड 3 इनकी करेक्ट क्रोनोलॉजी होगी, तो इसलिए ये सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लड इज आर करेक्ट। देखिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं थी। ब्लड में प्लाज्मा होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर किसी को नहीं भी पता है तो इससे थोड़ा सा गेस वर्क करके भी आप इस स्टेटमेंट को ठीक मान सकते थे। दूसरा ये है कि जो लाल रंग होता है खून का वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल एक आप बहुत शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन देख करके ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमारी रेंज से बाहर है या नहीं कर सकते हैं इसको। आसान सवाल है ये भी। कालिदास ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? मेघदूत लिखी है, रघुवंशम लिखी है, और श्रृंगार शतक जो है ये आपका भर्तृहरि ने लिखी है। ये टफ था, मतलब बुक टफ है इसकी। ये जो श्रृंगार शतक है ये हमें हिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट है वो उसके बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर, जैसे एंशिएंट लिटरेचर वगैरह करते हैं। तो ये भर्तृहरि के द्वारा लिखी है, तो इसलिए आपसे पूछा नॉट रिटन, तो ये बात ध्यान देना है इसमें। और काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के पैची आपसे पूछे गए हैं। मैंने आपको पिछले कल ही अवेयर कर दिया था कि टर्म को ढंग से पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है आपसे, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। अब सबसे पहले तो आपको पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पता होगा कि 1966 है,
और अरुणाचल प्रदेश का आइडिया होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना है। तो पहला और दूसरा जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए था। तो 2 जो है वो आपका 2 ही ऑप्शन में है, ए और डी में। अब आपको क्या करना था कि ऑप्शन ए जो है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, इसमें जो सिक्किम है इसका आइडिया भी आपको होगा कि ये 1975 के आसपास जो है वो भारत का स्टेट बना। तो आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी बनती है उससे पहले नागालैंड जो है वो बन चुका था। तो यानी कि अरुणाचल के पहले आपका सिक्किम होना चाहिए, 2 से पहले 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में ही आप देख पा रहे हैं कि 2 से पहले 4 है, तो इसलिए आपका 7 में का आंसर डी बनता है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को टैकल किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे के पूरे डेटे पता हो। अगर आपको 1-2 पता भी है ना तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कि कहाँ से कैसे आंसर तक पहुँचा जाए। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें जो आपका नागालैंड है ना ये 1963 में बन गया था। पर ये साउथ जो ईस्टर्न साइड के स्टेट होते हैं इनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत टफ है ये, क्योंकि इसमें डेटे ना 2 जो घटनाएं हैं वो एक ही मंथ की हैं। क्रिप्स मिशन आता है आपका मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 में। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है आपकी जून 1945 में। यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी था वो यही था आपका 1942 वाला, एक बेबल प्लान और एक क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर जो है वो आपका, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि जो क्रिप्स मिशन है आपका वो आता है मार्च 1942 में, और बेबल जो आते हैं वो आता है आपका, जो बेबल प्लान था वो आता है आपका जून 1942 में। अब यहाँ पर जो है यही दोनों चीज़ समझनी थी आपने कि मार्च पहले है और जून बाद में है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन जो सही बनता है वो 1, 4, 3, 2, क्योंकि शिमला समझौता, जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला सम्मेलन, वो 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था 8वां, ये मतलब एग्जैक्ट महीने आपको पता होने चाहिए थे या डेट्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछते हैं, फिर अगेन इजी क्वेश्चन था। हम सब जो है वो ये वर्ल्ड कप तो देखते ही हैं। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो बेस्ट टूर्नामेंट का जो अवार्ड था आपका वो गया था संजू सैमसन को, भारत के हैं ये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जाता है कि कार्लसबर्ग रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने क्या आंसर किया होगा, जहाँ तक मैं या समझ पा रहा हूँ सभी लोगों ने किया होगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और ये आपका जो है वो फिर इस सिचुएशन में अगर आपने ये किया है तो ये आपका गलत आंसर होगा। ये देखने को मिलता है आपको इंडियन ओशन में। ये आपका जो कार्लसबर्ग रिज है ये सेपरेट करता है अरेबियन सी को जो आपका सोमाली बेसन है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है आपका कि कैपिटल सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड इन लीस्ट अर्थक्वेक हैजर्ड सेंसिटिविटी जोन। अगेन टफ क्वेश्चन है, आप इसको जो है वो आपने कईयों ने इसका आंसर महाराष्ट्र किया होगा, पर ये गलत है। देखिए आपको पता है कि जो हमारा सिस्मिक बाइफर्केशन है वो आपको 2 से 5 यानी कि ये जोन बने हुए हैं। इसमें जो सबसे कम यानी कि लीस्ट जिसमें सेंसिटिविटी है वो जोन 2 है, तो इसमें छत्तीसगढ़ आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 टफ क्वेश्चन अगेन, बहुत टफ है ये है, मतलब आया तो एनसीईआरटी से, 11th क्लास की जो थीम्स की एनसीईआरटी है उससे है। मैं आपको इसमें फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा। हिंदू, तो देखिए द टर्म हिंदू वाज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड अरेबियन, यहाँ पर ये गलत है। देखिए पर्शियन है, ये अरेबियन नहीं है, यहाँ पर है पर्शियन। दैट्स वाई ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो किस किस ऑप्शन में है, ए में आपकी है, बी में आपकी है और डी में है। तो ये दोनों आपके गलत हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, ना कि ऑप्शन डी। कईयों ने डी किया होगा इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दूंगा एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जाता है, ये टफ क्वेश्चन था अगेन, आपको टू द पॉइंट पता होना ज़रूरी था। फिर से इनकरेक्ट पूछा हुआ है आपसे। तो झेलम ज्वाइन करती है चिनाब को त्रिमू, ये बिल्कुल सही बात है।
रावी चेनाब को ज्वाइन करती है सराय सिंधु, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है कि चेनाब जो है वो सतलुज को पंचनाद में ज्वाइन करती है। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट बेसिन कौन सी है इंडिया की, तो वो है आपका गंगेटिक बेसिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जाता है कि 12 जनवरी को जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है वो मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। अगेन इजी सवाल है, स्वामी विवेकानंद। 16वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें जो कार्लोस अल्कराज है, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। जेनिक सिनर ने इटालियन ओपन जीता है। और इसमें जो थे वो आपका अलेक्जेंडर ज़्वेरेव इसका सही आंसर होना था, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो स्क्रैप होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जाता है कि हु वाज नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। अगेन टफ क्वेश्चन है, आइडिया से आप इस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि 2025 का करंट अफेयर है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्मंड डुप्लांटिस। ये आपके जो है स्पेन से है। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन टफ क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का सवाल है तो आपका फंसना यहाँ पर लाजमी भी था। कईयों ने भीमबेटका किया होगा इसका आंसर। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक टूल्स फ्रॉम द लोअर पैलेलिथिक एज एट विच साइट, तो इसका सही आंसर है आपका मंगरवानी। ये आपका जो है हरियाणा में है, तो यहाँ सर जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, तो इस बर्ड पे आपको फोकस करना था, रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो टफ क्वेश्चन है एक और, विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्रिप्ट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिकमिंग द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये इसका जो है लेपाक्षी, और ये आपको बताया कि जो जियो ग्लिफिस ऑफ कोकण रीजन और रिवर आइसलैंड मांजुली है, ये ऑलरेडी है मांजुली वगैरह। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इसका सही आंसर होना था, ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसमें अगर आप दिमाग लगा के तो आंसर तक पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जाता है कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025, यानी कि रीअपॉइंट हुए हैं, तो सितंबर तक के करंट अफेयर आए हुए हैं। तो ये तो टफ ही है ऑलमोस्ट, मतलब इतना तो कभी आया ही नहीं है करंट। तो आर वेंकटरमणी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। जस्टिस रेवती मोहिते देरे, ये कहाँ की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, तो ये मतलब मूलतः अगर इनकी बात करें तो ये महाराष्ट्र से है, और ये मेघालय की फर्स्ट चीफ जस्टिस वुमेन बनी है। 22वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि बुकर प्राइज़ किसको मिला है। देखिए, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है, एक बुकर प्राइज़ है। 2025 का बुकर प्राइज़ मिला है आपका डेविड सेचले, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जाता है कि जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है। अब इसमें काफ़ी लोग फंसे होंगे, इसमें कई लोगों ने ऐसा मुझे लग रहा है कि बी मार्क कर दिया होगा कि लॉ एग्जीक्यूशन। देखिए, 3 जो स्तंभ होते हैं हमारे, जो भी हमारी जो गवर्नमेंट है, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो जो आपकी लेजिस्लेटिव होती है वो लॉ फॉर्मेशन करती है, तो वो इसका जो है वो लॉ फॉर्मेशन से जुड़ी है। एग्जीक्यूटिव जो वो लॉ एग्जीक्यूशन से है, यानी कि उनको लागू करने जो ब्यूरोक्रेट वगैरह होते हैं वो इसी का पार्ट होते हैं। तो लॉ एडजुडिकेशन यानी कि इंटरप्रेट करना लॉ को, किसी डिस्प्यूट को सेटल करना, वो जुडिशरी का काम होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होना था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है आपसे। स्टेटमेंटें बड़ी बड़ी है, परेशान कर सकते थे अगर किसी ने, हो सकता है कि इसमें बड़ी स्टेटमेंट देख के सी लगा दिया हो, पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, नॉट CGI ऑफ इंडिया। क्योंकि CGI जो है वो CGI और कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर जो है वो सजेस्ट करते हैं, ना कि अपॉइंट करते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने ये लॉन्च किया था, एक मार्केटिंग इनिशिएटिव था, इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम। तो ये कब लॉन्च हुआ था। अगेन टफ क्वेश्चन है, पर ये PYQ की तरह ही है। PYQ पीछे कहीं दूसरे पेपरों में भी देखा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका 2002, ऑप्शन डी। जोग फॉल्स अगेन डुएबल क्वेश्चन है, आसान है, कर्नाटका इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल है आपका, टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रिप्सिन। एमिलेज आपका तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, पेप्सिन जो है वो फैट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 का। क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें भी देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला यानी कि संक्रमण रोग कौन से हैं। तो इसमें अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं जाऊंगा आपका ऑप्शन, इसमें वैसे तो ये तीनों ही संक्रमण रोग है, पर अगर ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर फिर लेना पड़ेगा, नहीं तो अब देखते हैं कि आंसर ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर इसका तब तक आप मार्क कर लेना ऑप्शन डी 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जाता है कि किसने अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी है। अगेन ईजी का सवाल था, इसका सही आंसर था लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन लेंथी है, मैंने बोला था कि लेंथी क्वेश्चन बनते हैं कई बार, जैसे मतलब पढ़ने में लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, पर ये सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है, तो ये जिसका आंसर होना था ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिराव फुले। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बना था आपका सी 25 जनवरी 1971 को। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखी है। आसान क्वेश्चन है, ये दोनों ही आसान है। तो ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। 33वां सवाल आपसे पूछा हुआ है कि पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वज़ीर गुलाम कादिर। तो इसका सही आंसर जो है वो हिंदूर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है कि मंडी एजिटेशन कब हुआ था। तो ये आपका 1909-10 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ये डुएबल है। 34वां सवाल। 35वां सवाल आपसे पूछा है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के। आसान सवाल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा एस चक्रवर्ती। 36वां सवाल आपसे पूछा है कि गसोता मेला कहाँ लगता है। ईजी क्वेश्चन है, हमीरपुर इसका सही आंसर होगा। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर। तो आपका सही आंसर होगा किन्नौर। 38वां सवाल, ये भी आपका जो है वो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर अगर आपने पढ़ा होगा तब, कि विच प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश was the first to sign the instrument of accession to India in 1947। तो इसका सही आंसर था आपका मंडी। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछता है कि विच रिवर। देखिए अब यहाँ पर फंसे हो गए आप लोग। अगर यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट टू फ्लो इंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ऐसा नहीं बोला है कि विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट जो ओरिजिनेट ही हिमाचल से होती हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, यानी कि टेक्निकल टर्म यहाँ पर कोई भी नहीं दी है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा पूछा है कि इंटायरली जो है वो मतलब विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना मतलब एरिया कवर करते हैं, वो लॉन्गेस्ट है उस मामले में। तो अगर इसमें अगर टेक्निकलिटी ना देखी जाए तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतलुज, और कमीशन भी इसी को कंसिडर करेगा। अगर ऐसा सवाल होता कि ऐसी कौन सी रिवर है जो पूर्णतः हिमाचल से निकलती है, यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी हिमाचल से की जो इंटायरली हिमाचल से ओरिजिनेट होती है, तब इसके कुछ संदर्भ चेंज होते हैं, तब इसका आंसर भी बदलता है। इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट भी इसका सही आंसर सतलुज ही देगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि हमीरपुर कब बना। आसान सवाल है, 1972 में कांगड़ा से इसको अलग किया था। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसान सवाल है, चंबा में है। फिर पूछा है आपसे कि स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर आपको आइडिया है कि तिब्बत तो ईस्ट में है, हरियाणा आपका साउथ में है, तो पंजाब ही बचता है जो वेस्ट में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मुकीला ग्लेशियर किस वैली में है। तो ये आपका जो है 43 का सही आंसर होगा मेरे हिसाब से, आपका चंद्रा भागा वैली। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है आपका भागा वैली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है कि नलवाड़ी मेला जो है वो मतलब नलवाड़ी मेला जो है वो किसने शुरू किया करवाया था एक तरीके से। तो ये जो नलवाड़ी मेला है वो जो आपका डब्ल्यू गोल्डस्टीन थे 1887 के आसपास, वो उनके द्वारा ये चलवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है कि निर्मंड कॉपर प्लेट
कब इशू हुई, तो 7वीं सेंचुरी की है। अगेन डुएबल क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, अगर आपको एक पता है कि 38 लाख मतलब 68 लाख पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के हिसाब से, और थोड़ी सी जनसंख्या जो थी वो पुरुषों से कम थी, यानी कि आधे से थोड़ी सी महिलाओं की कम थी। तो आप इस क्वेश्चन को इतना तो आप समझ जाते कि आंसर इसका 34 लाख से थोड़ा सा कम अगर बात करें तो वो ऑप्शन बी ही बनता है, जो 33,82,729 है, और इसका आंसर भी यही है। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते तो ये क्वेश्चन डूएबल था। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा कि हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी वाई.एस. परमार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 48, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू कुलविंदर गुप्ता। बहुत मतलब ये एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 है वो ये बोलता है कि जो सीक्रेसी की शपथ है गवर्नर को, वो कंसर्न स्टेट का चीफ जस्टिस जो है वो दिलाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जजेस दिलाएगा। तो इसलिए ये पूछा हुआ है कि उस टाइम पे हो सकता है कि चेक कर रहे हो आपसे कि भाई नहीं थे गुरमीत सिंह संधवालिया जो हमारे चीफ जस्टिस है अभी, तो इसलिए इसका सही आंसर सी है। और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ही दिलाई थी, तो इसका सी सही जवाब होगा। 49 आपसे पूछा है कि की मोनास्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है। मैंने जो आपको 100 PYQ दिए थे उसमें देख लेना आप, लास्ट के जो 90 के बाद जो क्वेश्चन थे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जाता है कि हु हैज़ हेल्ड द, मैंने सुबह ये आपको दे दिया था टाइप करके। तो 15th चीफ जस्टिस जो है वो हिमाचल प्रदेश, 30वें चीफ जस्टिस बने हैं अभी GS संधवालिया। तो ये इनका सही आंसर बी ही होगा। अगेन टफ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ NH इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका लगभग मतलब HPPWD के हिसाब से जो है ये डेटा दिखा रहा है लगभग 2593 किलोमीटर के आसपास। तो जो क्लोज ऑप्शन बन रहा है वो बी है, 2600 किलोमीटर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि हु रोट द बुक हिमालयाज अवार्ड ऑफ लाइट। तो ये लिखी है आपकी निकोलस रोरिक ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा है कि विच लिटरेरी फिगर प्रिपेयर्ड अ ग्लोसरी ऑफ कांगड़ा पहाड़ी, टाइटल कांगड़ी शब्द संग्रह। अगेन टफ क्वेश्चन है और इसको प्रिपेयर किया टीकाराम जोशी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये जो आपके छुअंते द अवार्ड विनिंग कंपोजिशन ऑफ डॉक्टर पीयूष गुलेरी है, ये आपकी पोएम है, कांगड़ी में लिखी हुई है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है ये भी आपका। विजय कुमार बोन सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक इन विच इवेंट। तो उन्होंने जीता था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगेन फंसाने के लिए डाला हुआ है। 90% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश रेनफेड। ठीक है, ये तो आप एक अंदाजे से जा सकते हैं कि 80 से 90% पर एरिया जो है वो रेनफेड है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें गड़बड़ है। हिमाचल प्रदेश रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 1251 mm, और मंडी जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल मतलब होती है। तो आपको पता है कि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा रेन होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है और ऑप्शन ए प्रिवेल करेगा इस सिचुएशन में, इसलिए आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि अदरक उत्पादन में हिमाचल का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये है आपका 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8th। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, ये भी टफ क्वेश्चन था। जो 58th क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे कि हिमाचल प्रदेश में मोस्ट सूटेबल एरिया कौन सा है खट्टे फल उगाने के लिए। तो वो है आपका शिवालिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कईयों ने अल्पाइन जॉन किया हो। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा जाता है, अगेन इजी क्वेश्चन था कि कहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो ये ज्यूरी में भी है, ताल में भी है, नगवाई में भी है, इसलिए सारे के सारे ठीक हो गए, ऑप्शन डी। मैंने आपको सुबह पहले भी बोला था पिछले कल जब वीडियो डाली थी कि इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा जब ऑल द अबव दिए हो तो उसी के साथ जाना है।
दो रुखा इन चंबा रुमाल क्या है ये? तो ये टू फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है। 60 का आंसर बी होगा। कंप्यूटर अगेन बहुत टफ कंप्यूटर आया है, ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से सवाल आते थे इससे पहले। पर चलो, पेपर जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा है। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेपर चला गया है या इस तरह का कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा पेपर आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा कैंडिडेट जो है वो फाइट में आता है। तो अभी अगर हम बात करें, देखिए इस पेपर के अंदर जो है वो काफ़ी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। जिन्होंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की होगी, वही बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है 61 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू फॉर डिनोटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर माउस। तो इसका सही आंसर आप लिखे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस दैट यूज इज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा। तो इसका सही आंसर है आपका हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम गिवन टू इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखिए ये लोडर और वायरस का तो चलो आपको पता भी है, पर मैंने बोला था आपको जो अलग सा देखिए उसको पिक करना है, तो इसका सही आंसर वही है, बूटलेग, ऑप्शन बी। 64वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर और उसके अदर जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करता है नेटवर्किंग डिवाइस से, सच एज हब्स एंड स्विचेस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी एंड सी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के ऊपर हमेशा जो ऑप्टिक्स वर्ड सुन करके सीधा इसको मार्क करना था आपको, तो इस सही आंसर भी यही है, ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक्स। Which of these protocols is used to retrieve email message from mail server? रिट्राइव करना, तो रिट्राइव करने के लिए होगा IMAP। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसमें कई लोगों ने हो सकता है कि SNMP ना कर दिया हो, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इजी क्वेश्चन था, पेस्ट करना था आपने MS वर्ड में, तो इसके लिए Ctrl+B शिफ्ट होता है। फिर स्पेलिंग चेक के लिए F7, ये भी इजी था, सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस ऐसा तो है नहीं कि कोई फिजिकल बीमारी होती है, एक प्रोग्राम जनरेट किया जाता है जो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है एक तरीके से, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगेन इजी क्वेश्चन था। 70 सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इज कनेक्टेड टुगेदर इन स्मॉल एरिया विदाउट हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स, को उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेज एंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर स्मॉलर और लार्जर एरियाज बाय डन ईजिली, दिस ट्रांसफर में आइदर बी डन इन लोकल एरियाज और अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए 71 का। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, ये टफ क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन ना तो पहले पूछे गए हैं, 2014 में कुछ क्वेश्चन थे, पर अभी तो लगभग हर क्वेश्चन जो है वो आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिल रहा है कंप्यूटर में। एक्सटेंशन पूछी हुई है मेस डॉस कमांड फाइल की, तो ये दिखता है आपको .com से सेव होता है, तो इसलिए आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो ये इसके लिए यूज होता है स्प्रेडशीट, अगर किसी ने थोड़ा बहुत काम किया है तो ये उसके लिए आसान था। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जाता है कि बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिए दूर दूर तक लेना देना नहीं था, बाकी यही जो एक ऑप्शन था जो लग रहा था, और यही सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि विच की इज़ द मोस्ट पावरफुल की प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड दैट अलाउज द यूजर टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन। तो इसके लिए एस्केप की का यूज होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग फीचर डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ पीपीटी एज ए थंबनेल एंड यूज टू रीअरेंज देम। तो इसके लिए यूज होता है आपका स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा है आपसे, अगेन थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी तभी इसको कर पाते आप। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज़ इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो 77 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू ऐड हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट इन एक्सेल। तो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+K। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है 79 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू कीज कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। उसके लिए होता है Ctrl+Alt। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होना चाहिए 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा है कि विच की कॉम्बिनेशन इज ट्रेडिशनली यूज टू फोर्स क्लोज, यानी कि फोर्स क्लोज करने के लिए किसका यूज होता है, तो उसके लिए Alt+F4 दबाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस तरह के अगर आपने थोड़ा ज़्यादा कीज़ वगैरह रटी नहीं होगी क्योंकि शॉर्ट कीज़ से काफ़ी क्वेश्चन आए। निशीज ग्रैंडफादर इज़ द ब्रदर ऑफ होम्स फादर। मैंने आपको समझाया था कि खुद उस सिचुएशन में रखना है। तो यहाँ पर निशी के दादाजी जो हैं इज़ द ब्रदर ऑफ ओम्स फादर, तो ओम के फादर के भाई हैं। तो यानी कि जो यहाँ पर जो निशी हैं वो निशी के जो ओम के फादर हैं वो एक तरह से वो भी उनके दादा ही लगे। तो यहाँ पर हेमंत इज़ द सन ऑफ ओम। हेमंत जो है वो सन है ओम का। फिर क्या बोल रहे हैं कि हाउ इज़ हेमंत रिलेटेड टू निशी। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि निशी जो है वो उसके चाचा, यानी कि ओम जो है वो फादर हैं हेमंत के, तो निशी के वो चाचा लगे। तो एक कज़न मतलब कि नेफ्यू होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको करना था। कोड दिया हुआ है, लेटर मैंने आपको करवाया था कि आपने इनको थोड़ा गिनती रख के याद रखना है। एल जो है वो आपका 12वें नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो वही 12 5 20 इसका कोड है। हिम एच जो है वो आपका 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, एम 12 पे आता है, एम 13 पे आता है, वही कोड है इसका। तो पेन के लिए क्या कोड होगा, पेन जो है वो ओ 20 पे, तो यानी कि पी 21 सॉरी ओ 15 पे, पी 16 पे आएगा। तो पहले ऑप्शन में हमारा आना चाहिए 16। दो ऑप्शन में ए और बी में ए पहले नंबर पे है, तो ए। एन जो है वो 14वें पे आता है, तो इसलिए 16 1 14 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान सवाल था, रीअरेंज करना था यहाँ पर। तो ई आर 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 सब में है, फिर ई ई ए। तो ए जो है वो आपको 3 में देखने को मिलेगा, यानी कि 3 पहले नंबर पर आएगा। तो 3 जो है वो आपका किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ सी में है। तो बस बाकी आपने कुछ नहीं देखना था, सी पे मार्क करना था। 83 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर सी ही है। इसको देखिए आप, ये भी इजी क्वेश्चन है। फ़ोन की कोडिंग की है, फ़ोन रिलेटेड है QJRRJ से। तो हेलो जो है वो किस से रिलेटेड है, तो P के बाद Q, तो H के बाद I आना चाहिए। तो I जो है वो सब में है। H के लिए इन्होंने रखा है हुआ है J, तो HIJ एक छोड़ करके। तो E F छोड़ना था आपने, G लगाना था। तो I के बाद आपका E के लिए G आएगा, तो G भी सब में है। O के लिए इन्होंने किया है R, तो पी क्यू आर दो छोड़ा हुआ है। तो L M N दो छोड़े आपने, O आना चाहिए। तो O भी आपका सब में है। फिर आपके बाद आपने देखा N के लिए इन्होंने R रखा हुआ है। तो R आपका देखिए N O P Q फिर R, यानी कि फिर 3 छोड़ा हुआ है। तो आपने भी यहाँ पर जो है L के लिए 3 छोड़ना था। तो L के बाद आपका आता है M N O, तो P आता है आपका। तो P जो है वो आपका 2 ऑप्शन में बचा है अब। तो जब आप इसको आगे E के लिए इन्होंने किया है J, तो E फिर F G H I J। तो यहाँ पर जो है वो आपको 5वें नंबर पे जा कर के रुकना है। तो O के बाद आप देख लीजिए P Q R S T, तो T आना था, तो इसलिए इसका सही आंसर A निकलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने जल्दबाजी नहीं की है तो ये डूएबल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा जाता है कि इसमें ऑड वन क्या है, ग्रास ट्री प्लांट। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगाते, ग्रास ट्री प्लांट, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं जो है धरती के ऊपर ही एक तरह का होता है ये चीज़ें। तो धरती जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक इसमें एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है। तो इसलिए जो है वो इसमें अलग जो दिख रहा है वो लैंड ही होगा।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 86, तो इसमें जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा और ये 25 बनेगा और 25 का जो स्क्वायर होता है वो जो 25 का वर्ग होगा वो 5, मतलब 5 का वर्ग 25 होगा। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। 86 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछा है कि रात के टाइम जो है वो लोग चिल्लाते हैं कि आग लगी, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में कि इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड, सेकंड है कि रश आउट विद बकेट और वाटर टू एक्सटिंग्विश द फायर, थर्ड है कि फाइंड आउट वेयर द फायर हैज़ अकर्ड एंड हाउ सीरियस इट इज़, और थर्ड है कंटिन्यू टू स्लीप। तो इसमें जो सही आंसर है सी, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा हुआ है कि आपने सही आंसर चूज़ करना है कि यू आर स्टैंडिंग at the door of a moving train that has just left the platform. Suddenly you see a man from coach behind you fall off the train. आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में जो सही आंसर आपका बनता है वो बनेगा कि आप अलार्म चेन को पुल करेंगे, ट्रेन को रोकेंगे और उसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगेन आसान सवाल था। अब इसमें देखिए, तानिया ओल्डर देन रोहित, तानिया रोहित से बड़ी है। इसको आपने करने का पैटर्न होता है, जो बड़ा है उसको ऊपर रखते जाना है। तानिया के नीचे रोहित रखा आपने। अमन ओल्डर देन तानिया, तो मतलब अमन सबसे ऊपर चला गया क्योंकि रोहित तो ऑलरेडी तानिया से छोटा है। तो तानिया से बड़ा कौन हो गया? अमन। फिर रोहित इज़ ओल्डर देन अमन, तो रोहित जो है वो ओल्डर है, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा आपका वो आपका सही आंसर बनता है। इसमें आपने क्या करना था कि अगर इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, मैंने आपको करवाया था 2016 के पेपर में भी किस तरह के सवाल आते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका बनना कि रोहित इज़ ओल्डर देन अमन, ये कैसे पॉसिबल है? जब अमन तानिया से भी बड़ा है तो रोहित से छोटा कैसे हो सकता है? तो इसलिए सही आंसर इसका होगा बी, फॉल्स है ये। 89 का बी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सम किंग्स आर क्वींस, ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल। कंक्लूजन क्या है कि ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल, ये कंक्लूजन है। अब यहाँ पर देखिए आप, ऑल द किंग्स पहला, ऑल द क्वींस आर किंग्स। अब क्या कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है, अब इसमें ध्यान देना है आपने कि बोलते हैं कि ओनली फॉलोज वन, आइदर वन और नॉट टू। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पहले में बोल रहे हैं कि सारे के सारे राजा ब्यूटीफुल है, पर यहाँ पर ऊपर क्या है स्टेटमेंट में कि सम किंग्स आर क्वींस, कुछ राजा रानी हैं, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, पर सारी की सारी रानियाँ जो है वो सुंदर है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, तो ये तो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑल द क्वींस आर किंग्स, तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि ऑल द क्वींस आर किंग्स। तो यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट है ना, आइदर वन और टू फॉलोज, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका डी, और क्वेश्चन नंबर 91, इसमें आपको फिर से यही पैटर्न पे क्वेश्चन आया है कि एक इन अ रो ऑफ ट्रीज, अ ट्री इज 7th, ऊपर से जो है वो लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पे और 14th फ्रॉम द राइट एंड, नीचे से 14वें नंबर पे। तो हाउ मैनी ट्रीज, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 21 आएगा, 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो 91 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 20। आसान सवाल था। 92 आप देखेंगे कि बी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। सी, जब इसको पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आसान सवाल था आपका। 92 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बी। फाइंड द मिसिंग नंबर, मैंने आपको करवा दिया था ये भी पैटर्न पर, और ये क्वेश्चन आया है तो इसी पैटर्न का सवाल है। क्या है यहाँ पर? 40 से 120, 60, 180, 90, 135। अब पैटर्न देखिए, सिंपल सा पता चल रहा है। 40 से 60, फिर 60 से 40 से 120, तो 40 गुणा 3 120, फिर 120 को भाग करो 2 से 60, फिर 60 को 3 से गुणा करो 180, फिर 180 को 2 से भाग करो 90, फिर 90 को 3 से गुणा करो
90 गुणा 3 करेंगे आप तो 270, और 270 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 135। तो सटीक ऑप्शन बैठता है आपका 270, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, असर्शन है इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये सही बात है। रीजन क्या दे रहे हैं कि जुडिशरी फेवर्स करती है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये तो रीजन बिल्कुल झूठ दे रहे हैं। तो इसमें जो है वो आपका सीधा सा होगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी 94 का करेक्ट है। 95 का सही आंसर क्या होगा? 95 में बोला कि ऑल मशीन्स सफ़र्स अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। ये सही बात है। रीजन क्या दे रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ थिन लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेंट बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये भी सही बात है। ल्यूब्रिकेंट को लगा करके आप जो एक उसमें फ्रिक्शनल फोर्स को कम तो कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इफ़ ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बैंक रिलेटेड टू मनी, ट्रांसपोर्ट किससे संबंधित है? अब यहाँ पर ध्यान देना है। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट रोड से कर दिया हो, तो रोड देखिए बहुत मतलब ट्रांसपोर्ट ऐसा तो नहीं कि रोड से ही हो सकता है। तो इसमें जो इसके जो एक कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है ट्रांसपोर्ट की, उसको श्रिंक कर रहा है ये। तो रोड नहीं हो सकता है। मूवमेंट, देखिए ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ये भी ऐसा नहीं है कोई लॉजिकल रिलेशन बन रहा है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी गुड्स और ट्रैफिक के बीच में, पर आपने चूज़ करना था गुड्स, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है आपने, रिलेशन है वैसे एनालॉगी है। माउंटेन बहुत बड़ा, वैली एक फ्लैट मतलब नीचे जैसे। तो जीनियस मतलब बुद्धिमान, तो इसका उल्टा रख लो आप एक तरह सा। तो मुझे लगता है कि इसका सही आंसर होना चाहिए इडियट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आप मैथ का, मैंने आपको 2016 के कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैंने बताया था उसमें मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 0.6, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 99 अगेन, एक टीवी खरीदते हैं 18,500 में, बेच देते हैं 15,000 में, कितना घाटा हुआ? 18,500 और 15,000 में बेचा, फ़र्क कितना आया? 3500 का। कितने पर आया? 18,500 पे। 3500 लिखो, बटे में करो 18,500 और 3500 गुणा 100 कर देना है, क्योंकि आपने प्रतिशत में निकालना है। जब इसको काटेंगे आप तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा 18.91। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन ये डुएबल क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लेना था आपने, वो एलसीएम लेंगे इसका 15, 20, 30, 60 का, तो ये बनेगा आपका 60। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि आपने ए को ओपन रखा हुआ है शुरू से ही, बी को आप ओपन रखेंगे, तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। 1 बजे तक जो है वो टंकी फुल हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ पेपर था। ऐसा नहीं है कि पेपर करा ही नहीं जा सकता। इसमें देखिए काफ़ी क्वेश्चन डुएबल है। अगर आप 15, 20, 25 क्वेश्चन है उनको लेके बैठेंगे तो आपको फिर लगेगा कि नहीं करा जा सकता इस पेपर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो PYQ के अकॉर्डिंग जो है वो ये पेपर बिल्कुल है। PYQ में आए हुए क्वेश्चन है 2018 मतलब 16, 14 के पेपर देख लेना, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। थैंक यू। बाकी अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना, फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे।